Assalamu alaikum students. I am Aisha Stika and today we will discuss relative atomic mass and atomic mass unit. It's very important for the competitive exam and the term exams. competitive एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बट इट्स वेरी इजी टॉपिक. relative atomic mass क्या होता है? relative atomic mass is the mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12. ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का ऐसा मास होता है जिसे कार्बन 12 एटम के साथ कंपेयर करके निकाला हो. ठीक है, जैसे हमें बाजार से कुछ भी खरीदना है तो हम किलोग्राम में खरीदते हैं. हमें चीनी खरीदना है, सेब खरीदने हैं, ठीक है, तो हम किस में देते हैं? शॉपकीपर से हम कहते हैं हमें 1 kg सेब दे दो, हमें 1 kg चीनी दे दो. तो क्या करता है, एक साइड पे एक लोहे का बाट रखता है जो कि 1 kg का होता है और दूसरी साइड पे वो चीज़ रख के हमें तोल के दे देता है. ठीक है, तो इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं. इसी तरह से किसी भी एटम का जो मास लिया जाता है कार्बन 12 के कंपैरिजन में, यानी बाट की जगह पे कार्बन 12 को रखा जाता है, ठीक है, और दूसरी तरफ किसी दूसरे एटम को रखा जाता है, सही है, और उसके मास को इसके रिलेटिवली मेजर किया जाता है, तो इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं. ठीक है, असल में अगर देखा जाए तो ये जो हम 1 kg मास लेते हैं ये भी रिलेटिव एटॉमिक मास ही होता है. ये एग्जैक्ट या एक्यूरेट मास तो नहीं होता. ये जो हमें 1 kg का बाट नज़र आता है ये असल में है क्या? ये ना लंदन की लेबॉर्ट्री के अंदर प्लाटिनम का एक बाट रखा हुआ था. तो जब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया तो तब जो है वो कहा गया कि ये जो बाट है ना प्लेटिनम का, ऐसा करते हैं कि इसके इक्वल इसको जो है 1 kg मान लेते हैं, ठीक है, और बाकी जितने भी मैसेज है ना वो इसी के रिलेटिवली हम निकाल लेंगे. यानी किसी भी चीज़ का हमने मास मेजर करना है किलोग्राम में तो हम इसी के रिलेटिवली उसको मेजर करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से उस प्लेटिनम बार्ट के इक्वल लोहे के बार्ट्स जो हैं उसी वज़न के बनवा के तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भिजवा दिए गए और तब से ये 1 kg जो पार्ट है ये यूज़ हो रहा है. अब हमें क्या पता कि ये 1 kg ही है, कि हम क्या लेते हैं असल में रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं उस पार्ट से. ठीक है, जो हमारा मास लिया जाता है, जब हमसे कोई पूछता है आपका मास कितना है तो हम कहते हैं 70 kg, 60, 50 kg है, तो वो भी क्या होता है असल में रिलेटिव एटॉमिक मास होता है. इट्स नॉट एक्यूरेट मास. ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कायनात में जितनी भी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं उनमें से एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी नहीं है. हम हमेशा रिलेटिव वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, एक्यूरेट वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट नहीं करते. ठीक है, तो इसी तरह से जब एटम्स डिस्कवर हो रहे थे तो उस टाइम फिर ये भी क्वेश्चन अराइज हुआ कि अब इनके मैसेज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए. ठीक है, तो उस टाइम हुआ ये कि इन्होंने हाइड्रोजन को 1 मान दिया. ठीक है, हाइड्रोजन के जो मैस है उसको 1 सपोज कर लिया गया और फिर हाइड्रोजन के रिलेटिवली बाकी एलिमेंट्स के मैसेज को कैलकुलेट किया गया, बट दैट वाज नॉट एक्यूरेट. ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं था. तो फिर जो है वो इस पे काम होना स्टार्ट हुआ और उस टाइम साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसे करते हैं कि किसी एक एटम को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं. ठीक है, उन्होंने कहा कि किसी एक एटम को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उस एटम के रिलेटिवली फिर हम बाकी एटम्स के मैसेज को कैलकुलेट कर लेते हैं, सिमिलरली जैसे हम केजी में मैस जो काउंट करते हैं बॉट को यूज़ करके. ठीक है, तो फिर जो है वो इस चीज़ को सोचा गया कि अब स्टैंडर्ड किसको माना जाए. सही है, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि स्टैंडर्ड किस तरह से हम चुनते हैं, किस तरह से हम किसी को, अगर 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से हमने एक की सिलेक्शन करनी है तो हम कैसे करेंगे, किसको हम स्टैंडर्ड मानेंगे, किसको लीडर बनाएंगे. ठीक है, तो देखें, जब आपने किसी को लीडर बनाना होता है अपनी क्लास को लीड करने के लिए या अपने किसी ग्रुप को लीड करने के लिए, तो आप उस शख्स के अंदर कुछ क्वालिटीज़ देखते हो. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्या वो पंचुअल है, जिसको भी हमने लीडर बनाना है, या सीआर कह लें, रिप्रेजेंटेटिव बनाना है अपने ग्रुप का. ठीक है, ये क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, मॉनिटर बनाना है, कुछ भी, ठीक, स्टैंडर्ड बनाना है उसको आइडियल. तो हम उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ देखते हैं. नंबर 1 कि क्या वो पंचुअल है. ठीक है, क्या उसकी अटेंडेंस पूरी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वीक में 2 दिन प्रेजेंट है और 4 दिन एबसेंट है. सेकंड क्वालिटी जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि वो एक्टिव होना चाहिए. ठीक है, और एक्टिव इस तरह से कि ना तो वो लेज़ी हो और ना ही वो जो है क्लेवर हो. ठीक है, ना ही वो नटी हो. सही है, हम ये क्वालिटीज़ देखते हैं. और फोर्थ क्वालिटी जो हम देखते हैं उसके अंदर वो ये कि ग्रुपिंग ना हुई हो. ऐसा ना हो कि उसने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाया हो और वो बस उन्हीं के साथ लगा रहे और बाकी का उससे कोई खबर ही ना हो. सही है, तो जब भी हमने किसी को मॉनिटर चुनना है, सीआर बनाना है, लीडर बनाना है, तो हम उसके अंदर यही क्वालिटीज़ देखते हैं कि वो पंचुअल हो, अटेंडेंस उसकी पूरी हो, एक्टिव हो, लेजी नहीं होना चाहिए, क्लेवर भी नहीं होना चाहिए, नटी भी नहीं होना चाहिए और ग्रुपिंग भी नहीं होनी चाहिए.
सही है। और इसी तरह से जब 118 एलिमेंट में से एक एलिमेंट को कैप्टन बनाना था, आइडियल बनाना था, स्टैंडर्ड चुनना था, तो उसके अंदर भी यही क्वालिटीज़ देखी गई। सही है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने जैसे अटेंडेंस कहा कि उसकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, तो एटम्स के केस में हम उसको अबेंडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अबेंडेंस। ठीक है। अबेंडेंस का क्या मतलब है कि नेचर में उसकी एग्जिस्टेंस कैसी है, क्या वो नेचर में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। सही है। तो कितना एग्जिस्ट करता है, उसकी कितनी परसेंटेज है। सही। तो एक तो वो अबंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए, सेकंड वन उसको एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। एक्टिव होना चाहिए बट उसको लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। सही है। जैसे लेजी था ना, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए और उसको मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। सही है। लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, बट उसको एक्टिव होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो क्या ग्रुपिंग जो है वो हम यहाँ पे उसको आइसोटोप्स मानेंगे कि उसके आइसोटोप्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। अबंडेंस होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी के साथ रिएक्ट ही ना करे, उसका किसी से लेना देना ही ना हो, जैसा कि नोबल गैसेज हैं। सही। तो ऐसे एटम्स को स्टैंडर्ड मानने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, हर आते जाते से वो रिएक्ट ना करता फिर रहा हो अल्कली मेटल्स की तरह। ठीक है। और इसी तरह से उसके आइसोटॉप्स जो हैं वो कम से कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो जब ये सारी क्वालिटीज़ देखी गई तो इन क्वालिटीज़ पे पूरा उतरने वाला एलिमेंट था हमारा कार्बन 12। ठीक है, C12। अब अगर देखा जाए तो इसकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, 5th नंबर पे ये आता है अबंडेंस के लिहाज से। ठीक है। एक्टिव होता है ना, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है और ना ही मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है। खुद ब खुद ये रिएक्ट नहीं करता, बल्कि जो है वो इसको जब थोड़ी सी आग दी जाए, हीट दी जाए, तो ये रिएक्ट कर जाता है। ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं है। और इसके आइसोटोप्स तो हैं, जैसे कि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। बट ये जो 13 और 14 है ना, ये ना होने के बराबर है, क्योंकि जो कार्बन 12 है ये एग्जिस्ट करता है 99.9%। अब जो कार्बन 13 एंड कार्बन 14 है ये तो ना होने के बराबर है। ठीक है। तो आइसोटोप्स ना होने के बराबर है। तो इस तरह से कार्बन 12 को जो है वो बना लिया गया कैप्टन, स्टैंडर्ड बना लिया गया इसको। ठीक है। स्टैंडर्ड मान लिया गया और फिर इसी के रिलेटिवली बाकी एलिमेंट्स के मैसेज को कैलकुलेट किया गया। अब जिस तरह से हम मैस को कैलकुलेट करने के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, हमने उस यूनिट को, उस पार्ट को किलोग्राम का नाम दिया। इसी तरह से एटम के मैस को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसको हमने AMU कहा। क्या कहा हमने? AMU। ठीक है। एटॉमिक मैस यूनिट। क्या कहते हैं इसको? एटॉमिक मैस यूनिट। ये वैसे इसका पुराना नेम था, अब जो है इसको यूनिफाइड मैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिफाइड मैस। ठीक है। यूनिफाइड मैस कहा जाता है और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको यू भी कहा जाता है। ठीक है। यूनिफाइड मैस इसको कहा जाता है। तो उस टाइम जो एटम के मैसेस थे उनके मेजर करने के लिए यूनिट था, उसको एटॉमिक मैस यूनिट कहा गया। तो एटॉमिक मैस यूनिट जो है वो असल में किसके इक्वल होता है? इन्होंने कहा कि जो कार्बन 12 का मैस होता है, ठीक है, मैस ऑफ C12 एटम। ठीक है। मैस ऑफ कार्बन 12 एटम, इसको कहा गया कि ये एग्जैक्टली 12 AMU के इक्वल होता है। ठीक है। 12 एटॉमिक मैस यूनिट के इक्वल होता है। ठीक। जैसे हमने कहा कि 1 kg जो है वो उस बार्ट के इक्वल है, इसी तरह से कार्बन 12 एटम का मैस जो है वो 12 AMU उसको सपोज कर लिया गया। सही। अब 1 AMU अगर हमने निकालना है, 1 AMU किसके इक्वल होगा? मैस ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12। सही है। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला AMU में मैस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। मैस ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 1 AMU। सही है। क्वेश्चन आता है कि कार्बन 12 का मैस कितना है। अब ये जो हम लेते हैं ना, C इज इक्वल्स टू 12 ग्राम पर मोल, ये असल में कार्बन के 1 मोल का मैस होता है। मोल को समझ लें कि जैसे हमारे यहाँ डोजन बोला जाता है, यूनिट। ठीक है। एक डोजन में कितने जो होते हैं, अदाद कितने होते हैं? 12। सही है। तो जिस तरह से हम ये कहते हैं कि हमारी एक दर्जन में 12 केले होते हैं, एक दर्जन हमने अंडे लेने हैं, ठीक है, एक दर्जन माल्टा लेने हैं। अब देखें, हैं तो सब 12-12, अंडे भी 12 हैं, माल्टे भी 12 हैं, सेब भी 12 हैं और केले भी 12 हैं, बट हर एक का मैस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो डिफरेंट होगा।
ठीक है। अगर हमने 12 एग्स का मैथ्स लेना है तो वो डिफरेंट होगा, 12 बनानास का मैथ्स लेंगे तो वो डिफरेंट होगा, माल्टे के केस में वो मैथ्स डिफरेंट होगा। सही है। तो इसी तरह से किसी भी एटम का जो 1 मोल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम ही होते हैं। जैसे एक दर्जन में 12 अदाद ही होते हैं, इसी तरह से 1 मोल में हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का एटम है। सही है। हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कुछ भी है। सही है। उसके एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक दर्जन में 12 अदाद ही होते हैं। ठीक है। समझ आ गई आपको। बट हर एक का मैथ डिफरेंट होगा। सही। हाइड्रोजन का मैथ डिफरेंट, नाइट्रोजन का डिफरेंट, फ्लोरीन का डिफरेंट, क्लोरीन का डिफरेंट। 118 एलिमेंट में से हर एलिमेंट का मैथ डिफरेंट होगा, बट उसके 1 मोल में हमेशा इतने ही एटम्स होंगे, इतने ही पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास 12 ग्राम मैस है कार्बन का, ये तो आता है 1 मोल कार्बन का मैस। अब हमें तो चाहिए एक एटम का मैस। सही। तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे, हम इस 12 को डिवाइड कर देंगे। जिस तरह से हमने एक दर्जन में अगर एक केले का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे ना 12 से। इसी तरह से एक कार्बन एटम का मैस जो है वो किसके इक्वल होगा, मैस ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है। एक कार्बन एटम का मैस जो है वो किसके इक्वल होगा, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। इसके इक्वल होगा। सही। अब ये हमारे पास आ गया मैस ऑफ 1 कार्बन एटम। तो ऊपर हमने क्या लिखा, मैस ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 1 AMU। तो जो मैस ऑफ 1 कार्बन एटम है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सही है। इसको मैं ज़रा इस तरह से लिख लेती हूँ, इसको मैं इस साइड पे ले जाती हूँ। तो मैस ऑफ 1 कार्बन एटम जो है उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो क्या आएगी, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। सही। और नीचे भी हमारे पास क्या है, 12। सही। ये जो 12 ओवर 6.022 इंटू 10⁻23 है वो मैंने यहाँ से लिया, मैस ऑफ 1 कार्बन एटम। सही। और ये वाला जो 12 है वो एज इट इज नीचे आ गया। सही। अब 12 जो है 12 से कैंसिल, और पीछे क्या रह जाएगा, 1 ओवर 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है इसको मैं क्या कहती हूँ, एवोगैड्रोस नंबर। ये किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना, 1 ओवर NA, एवोगैड्रोस नंबर। तो एक और AMU का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, 1 AMU जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर एवोगैड्रोस नंबर। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 1 ओवर 6.022 इंटू 10⁻23 को, तो किस तरह से आएगा, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 ओवर 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। अब 6 को 1 को जब हम 6 पे तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, बट हमारी कैलकुलेशन ईजीली हो जाएगी। हालांकि आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, बट हम इसको मैनुअली करके देख लेते हैं कि किस तरह से आता है। सही। अब ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, 10। तो 10 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.66। क्या आएगा, 1.66 आ जाएगा। और ये 10⁻23 था तो ये एक पावर पीस में प्लस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 24। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -24। सही। तो 1 AMU जो है वो किसके इक्वल हो गया, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स के इक्वल। सही। 1 AMU जो है वो किसके इक्वल है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको मैं यहाँ पे सेपरेट लिख लेती हूँ। 1 AMU जो है ये इक्वल है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। सही। अच्छा, अब आप ये हमारे पास आ गई रेफरेंस वैल्यू। क्या आ गई है, रेफरेंस वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। सही है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमें ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए या किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए हम रेफरेंस जो यूज़ करते हैं दैट इज़ 1000, या फिर 10⁻³ भी हम इसे कहते हैं।
ठीक है, ग्राम से किलोग्राम में जाना है या किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो हम किसको रेफरेंस मानते हैं, 10⁻³ को। हम या तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1000 से जहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, ग्राम से अगर हमने किलोग्राम में जाना है तो हम 1000 पे 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और अगर किलोग्राम से हमने ग्राम में जाना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह से अब हमारे पास AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए और ग्राम को EMU में कन्वर्ट करने के लिए जो रेफरेंस आया, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। सही है, आपकी बुक में ना AMU को डिफाइन किया हुआ है। AMU को किस तरह से डिफाइन किया गया है, इसी रिलेटिव एटॉमिक मास वाले टॉपिक में सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है, इट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। 1/12 of the mass of one carbon atom। ठीक है, किसी कार्बन एटम के मास का 1/12 यानी उसका 12वां हिस्सा जो है उसको हम AMU कहते हैं। सही है, इसके अकॉर्डिंग जो वो क्या बनता है, mass of any atom in grams divided by 1/12 the mass of carbon atom, the mass of one carbon atom। सही है, अब अगर देखें तो हमने यही तो अभी कैलकुलेट किया, 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, जो कि किसके इक्वल है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कैसे हमने कैलकुलेट किया, हमने मास जो वन कार्बन एटम का उसको कैसे लिया, ये देखें 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, और 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर को जब हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास क्या आया, 1 ओवर एवोगैड्रोस नंबर, और इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बना, मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, वन कार्बन एटम, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ एनी एटम इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, 1 AMU जो है ये किसके इक्वल आएगा, मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम। अभी हम इसको एग्जांपल से करेंगे भी, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, मास ऑफ एनी एटम डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24। सही, तो ये किस में आ जाएगा, 1 AMU में। सही, अब अगर हम हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट द mass of hydrogen in AMU। सही, तो हाइड्रोजन का मास जो होता है ग्राम में वो किसके इक्वल होता है, 1.008 ग्राम्स। इसके इक्वल होता है 1.008 ग्राम्स, और ये जो मास है ग्राम में ये 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास होता है। सही है, तो पहले तो इसमें से हम एक एटम का मास निकालेंगे, तो एक एटम का मास निकालने के लिए हम 1.008 को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, अब अगर आप इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो ये क्या आता है, 1.008 ग्राम को आप 6.022 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.167 0.167 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ठीक है, -23, ये हमारे पास आएगा मैस 0.167 इंटू 10⁻⁻23 जो है ग्राम, ये आएगा हमारे पास हाइड्रोजन एटम का मास, एक एटम का मास। ठीक है, तो अब हमने इसको AMU में निकालना है, तो AMU में निकालने के लिए हम हमारे पास ये वाला फार्मूला है 1 AMU। इस फार्मूले को आप नोट कर लें, किसी भी एटम का मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है अगर एग्ज़ाम में आपको ग्राम को AMU में कन्वर्ट करने को कहा जाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जब हमने 1 मोल का मास था हमारे पास 1.008, तो उसमें से हमने एक एटम का मास कैलकुलेट किया, दैट इज़ 0.167। सही, अब हम इसको AMU में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.167 mass in gram divided by 1.66 इंटू 10⁻⁻24। सही, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इंटू 10⁻⁻23।
तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 1.008। क्या आ जाएगा 1.008। सही है 1.008 AMU इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन AMU। सिमिलरली अगर हम जो है वो सोडियम का कैलकुलेट करना चाहते हैं, सोडियम 23, इसका अगर हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मास ऑफ सोडियम जो है ये कितना है 23 ग्राम पर मोल। ये एक मोल सोडियम का मास है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक एटम के मास में, तो 23 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। सही है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.300। क्या आएगा 2.300 इंटू 10⁻23। सही है, अब जब हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे 2.300 इंटू 10⁻23 को हम डिवाइड करेंगे 1.66 इंटू 10⁻24 से, तो ये हमारे पास एक्जैक्टली 23.00 AMU आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मैग्नीशियम का कैलकुलेट करना चाहते हैं 24, तो मास ऑफ मैग्नीशियम जो है वो किसके इक्वल होता है 24 के। 24 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर से, और हम एक एटम का मास निकालेंगे और ये आएगा हमारे पास 3.98। क्या आएगा 3.98 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। अब हमने जब AMU में निकालना है, AMU में अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इस वैल्यू को 3.98 इंटू 10⁻23 को डिवाइड कर देंगे 1.66 इंटू 10⁻24 से, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 24 AMU। ठीक है, 24 एटॉमिक मास यूनिट। अब आपकी बुक के अंदर ना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, क्लोरीन, कॉपर और यूरेनियम के मैसेज दिए गए हैं, इनको आपने कैलकुलेट करके देखना है। इसी तरह से मैंने आपको इसीलिए सेपरेट एग्जांपल्स करवाई हैं कि आप फिर इन पे प्रैक्टिस करें जो बुक में दी गई हैं। ठीक है, जो भी आपको मैस पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ नजर आया ग्राम में, वो 1 मोल का मैस है। ठीक है, जो हम एटॉमिक मास लिखते हैं ग्राम में वो 1 मोल का मास है। आपने उस मोलर मास को डिवाइड करना है एवोगैड्रोस नंबर से और एक एटम का मास निकालना है, और जो भी मास आएगा उसको आपने इस वैल्यू पे डिवाइड कर देना है 1.66 इंटू 10⁻23। तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो AMU में आएगी। ठीक है, मोस्टली आपके पास जो एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यूज आएंगी वो फ्रैक्शंस में आएंगी, तो ये भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज क्यों आती हैं एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, क्लियर हो गया।